नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि वर्णमाला से संबंधित अपना टॉपिक समाप्त हो चुका है। वर्णमाला जो हर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, इसके साथ ही वर्णमाला से ही आगे के जो टॉपिक है वो अपने क्लियर होते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है संधि। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, सभी क्लास से जुड़ जाइए। देखो आपको एक बात मैं बता दूं, संधि हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। और जो मैटर आपको यहाँ पे मैं संधि में दूंगी, इससे अच्छा मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी शिक्षा जगत अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, तुरंत, ताकि आपको क्लासें प्रॉपर मिल सके, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं संधि के बारे में। तो देखो सबसे पहले संधि जो है, अब देखो संधि में हम क्या क्या जानेंगे, संधि क्या होती है, संधि किसे कहा जाता है, संधि शब्द का विच्छेद क्या होता है ना, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो संधि शब्द का विच्छेद, ठीक है, पहला अपना टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद देखो संधि क्या होती है ना, संधि क्या होती है वो भी हम जानेंगे। इसके साथ देखो संधि का विलोम, है ना, और संधि का अर्थ, परिभाषा क्या है और संयोग क्या है। यही टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि यही ऐसे जो हमने अभी मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ, ये इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि हर एग्जाम में संधि से रिलेटेड आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि 3 या 4 क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है। तो संधि को समझने के लिए आपको शुरू से लेके अंत तक क्लास से जुड़े रहना है। तो ठीक है, देखो हम सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो संधि के प्रकार और शब्दावली, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, है ना। ये क्या है, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, मतलब संधि किस प्रकार से होती है, ये बातें भी आज हम क्लास में जानेंगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि शब्द का विच्छेद। क्या जानेंगे हम सबसे पहले कि जो संधि शब्द है उसका विच्छेद क्या है। तो देखो संधि जो शब्द है ये क्या है, सम धन धी, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। सम क्या है, इसमें उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, ठीक है। तो ये किन से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन धी, है ना। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद देखो संधि शब्द संस्कृत की धा धातु के साथ उपसर्ग और ई क्या है, ई प्रत्यय, जिसे संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं, से बना है। किससे बना हुआ है कि जो संधि शब्द है वो संस्कृत की धा धातु से, ठीक है। और उपसर्ग कौन सा है, इसमें सम उपसर्ग है। और इसके साथ ही कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, ई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, सम उपसर्ग, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बेटा जो संधि शब्द है उसमें धातु कौन सी होती है, संधि शब्द कौन सी धातु से मिलकर बना हुआ है, तो वो कौन सी धातु से मिलकर बना हुआ है, धा धातु से। और अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो देखो यहाँ पे जो संधि है, यहाँ पे जो संधि लिखा हुआ है, तो धी पर कौन सी मात्रा है, मात्रा का ध्यान रख लेना, तुम्हें अपने आप प्रत्यय याद आ जाएगा। धी पे ई की छोटी मात्रा है, तो संधि शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, अपना ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, यहां तक अच्छे से समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखो संधि क्या होती है, मतलब संधि क्या होती है। तो देखो
अक्षरों या वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है। मतलब दो वर्णों, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से जानो कि अक्षरों और वर्णों का जो मेल है वही संधि है। और देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसी हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन बेटा, आप सभी विद्यार्थियों को एक बात और ध्यान में रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हम कर लेते हैं यहाँ पे, अधिकतर विद्यार्थी जो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, वो होते हैं संधि और समास में। किसमें? संधि और समास। और इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसका कारण है, और इसका कारण क्या है वही आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, अक्सर जब तुमसे पूछा जाता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है, तो जिन विद्यार्थियों को पता नहीं होता वो उसे समास कह देते हैं। या अगर पूछा जाता है कि दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है, तो सिर्फ उनको ये पता होता है कि परस्पर मेल, लेकिन उससे पहले का भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण तो वही है। तो आप सभी को अच्छे से ध्यान में रखना है। यही कन्फ्यूज़न होता है कि संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? वर्णों का, ठीक है। और जो समास है अपना, समास में किनका मेल होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। किसका? शब्दों का। बस अगर यहाँ पे तुम सभी विद्यार्थियों का डाउट क्लियर हो गया तो समझ जाओ, संधि और समास की परिभाषा में तुम कभी भी नहीं अटक सकते, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ वर्णों के मेल की बात होती है वो संधि होती है, और जहाँ पे शब्दों के मेल की बात होगी वो अपना क्या होगा? समास होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, संधि का विलोम, है ना। कई बार विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता कि जो संधि शब्द है उसका विलोम क्या होता है, और ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए जो कि हिंदी से जुड़ी हुई है ना। तो संधि पढ़ रहे हो तो कम से कम संधि का विलोम तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह या विच्छेद, ठीक है। तो अगर अब आगे से बिल्कुल तुम्हें बताया नहीं जाता, लेकिन इस कक्षा में मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि हम पूरा लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं छोड़ना में, क्योंकि साला कहीं से क्वेश्चन बन के आए, हमें तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। कब आएगा? जब तुम दिव्या मैम की क्लास लोगे, है ना। अब देखो, संधि का जो विलोम है वो क्या है? विग्रह और विच्छेद। अब देखो, वह प्रक्रिया जिसमें संधि शब्दों, अक्षरों को संधि पूर्व मूल अवस्था में पहुंचाया जाता है उसे विच्छेद कहते हैं, है ना। संधि को क्या किया जाता है? संधि पूर्व अवस्था में जब पहुंचाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है विच्छेद। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कहते हैं ना हम संधि और संधि विच्छेद। अब देखो, विच्छेद का मतलब क्या होता है ना, संधि का मतलब होता है संयोग, है ना। संयोग मतलब मेल, है ना। और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, है ना। जिसे हम जोड़े वो है मेल, जिसे हम तोड़े वो है विच्छेद। और इसके बारे में थोड़ी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी अपनी बात यही कंप्लीट होती है। उसके बाद देखो, हम आगे चलते हैं। अब देखो, हम बात कर लेते हैं संधि का अर्थ। किसका अर्थ? संधि का अर्थ। तो देखो बेटा, संधि का जो अर्थ होता है, संधि को मेल भी कहा जाता है, संधि का अर्थ मिलाप भी होता है, संधि का अर्थ जोड़ना भी होता है, संधि का अर्थ समझौता भी होता है, विकार भी होता है, रूपांतरण भी होता है। ये जितने भी नाम है ये किसके हैं? ये हैं अपने संधि के, है ना। ये जितने भी नाम है ये किसके अर्थ है? ये है अपने संधि के अर्थ। तो बेटा, अगर तुम्हारे सामने चाहे मेल आए, मिलाप आए, जोड़ना आए, समझौता आए, विकार आए, रूपांतरण आए, है ना, और पूछा जाए कि ये किसका अर्थ है, तो आपको आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे से और सरलता के साथ बताना है ये किसका अर्थ है। ये है अपने संधि का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात इतनी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा तुम्हें और बता देती हूँ। बात है संधि, है ना, और एक हम बात कर लेते हैं संधि विच्छेद के बारे में। किसके बारे में? संधि विच्छेद के बारे में, क्योंकि पता होना जरूरी है। कोई भी डाउट लेके हमें चलना नहीं है, इसलिए हर टॉपिक, हर शब्द का हमें पता होना चाहिए। आप देखो, संधि
संधि का मतलब क्या होता है? मेल, जो हमने इसका अर्थ जान लिया। लेकिन संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है संधि विच्छेद का मतलब? तोड़ना, है ना। और तुम्हें संधि का अर्थ और संधि विच्छेद का अर्थ कैसे पता होगा? मैं बिल्कुल आसान भाषा में तुम्हें समझा देती हूँ। देखो, संधि का मतलब होता है मेल, मेल मतलब जोड़ना। मतलब तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है, संधि का मतलब होता है शादी और संधि विच्छेद का मतलब होता है तलाक। क्यों होता है? क्योंकि संधि क्या होती है? मेल, और मेल क्या होती है? शादी। शादी क्यों? जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उनका मेल होता है। और तुम्हें पता है कि नई नई जब शादी होती है तो मियाँ बीवी खुश रहते हैं, लेकिन जब 2-3 महीने हो जाती है ना, तब दोनों में खिटपिट चलने लग जाती है, बोरियत महसूस होने लग जाती है, और बात इस हद तक आ जाती है कि कहाँ तक आ जाती है? तलाक तक, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, संधि का मतलब शादी और विच्छेद का मतलब तलाक। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक संधि का अर्थ और संधि विच्छेद का अर्थ हमने जान लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आप देखो परिभाषा क्या है, मतलब जो संधि है उसकी परिभाषा क्या है, तो वो हम जान लेते हैं। देखो, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण तथा दूसरे खंड के प्रथम वर्ण के आपस में मिलने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहा इसने? परिभाषा क्या हमें कहना चाहती है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। परिभाषा हमें ये कह रही है कि प्रथम जो खंड होता है, प्रथम खंड का मतलब होता है पूर्व पद मान लो तुम, या फिर पूर्व शब्द मान लो, है ना। अपना जो पूर्व खंड होता है ना, उसमें जो पूर्व खंड का जो अंतिम वर्ण होता है, यहाँ तक ध्यान रखो। फिर उसके बाद क्या होता है कि धन के बाद जो दूसरा जो उत्तर पद होता है उसका जो प्रथम वर्ण होता है, तो पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, बेटा वही है संधि। तो ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि संधि किसे कहा जाता है, क्योंकि अक्सर सही बात है, एक तो बात होती है संधि की, वर्णों का जो दो वर्णों का परस्पर जो मेल होता है, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि होती है। लेकिन एग्जामिनर का जो दिमाग है ना बेटा बहुत चलता है ना। क्यों चलता है? क्योंकि संधि की परिभाषा भी अलग अलग प्रकार से होती है, जैसा कि इसमें बना दिया गया है। कैसे? और ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये जरूरी है, पूछा जा सकता है। इसने क्या कर दिया? इसने परिभाषा बना दी, बात भी सही है, संधि की परिभाषा ही है, लेकिन इसने कह दिया कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय जो अपना उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण, है ना। दोनों के मेल से, दोनों के विकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही अपनी क्या है? संधि है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो उसमें जो रूपांतरण होता है, इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। ये लो बेटा तीसरी परिभाषा, इस प्रकार से भी आ सकती है। अब क्या कहा कि जब दो या अधिक वर्ण क्या करते हैं? पास पास आते हैं, और पास पास आते हैं तो उसमें जो रूपांतरण होता है ना, देखो रूपांतरण को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। ठीक है, रूपांतरण को क्या कहते हैं? विकार। विकार का मतलब परिवर्तन, रूपांतरण मतलब भी परिवर्तन, है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। संधि की हमने बदल बदल के 3 परिभाषा पढ़ ली है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, परिभाषा यहीं से आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, अब भाई हमने ये तो जान ली कि संधि की परिभाषा क्या होती है, लेकिन भाई उदाहरण के माध्यम से भी तो जाने कि ये परिभाषा सच है, सही है ना, और कैसे है, शब्द कैसे टूट रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखो, अब उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। एक शब्द लिया, क्या? परमार्थ, है ना, ये शब्द है। जब हमने इसका आधा किया तो क्या हुआ? परम धन अर्थ। अब देखो यहाँ पे इस परिभाषा के अनुसार इसको, यहाँ पे इस शब्द को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो परम है, परम जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? इसका अंतिम वर्ण है अपना मैं क्या है? अंतिम वर्ण, और इसमें क्या है? अ। क्या छिपा हुआ है इसमें? अ। और जो अर्थ है ना, इसका जो धन के बाद जो शब्द है, इसका जो पहला वर्ण है, इसमें क्या है? अ। जब अ धन अ जब हम करते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है।
जैसा कि अपने यहाँ पे भी बताया गया है, ए धन ए मिलके क्या बनता है, आ बनता है। मतलब जब ए धन ए मिला तो उस पर परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ कि ए धन ए मिलके क्या बन गया, बड़ा आ, है ना। तो जब इन दोनों शब्दों को हमने जोड़ा, है ना, जब संधि विच्छेद की हमने संधि की, तो जो शब्द अपने सामने आया वो क्या आया, परमार्थ। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा उदाहरण हो, देख लो। अब अपने पास है सारंग। कौन सा शब्द है, सारंग शब्द। अब देखो, सार धन अंग, रै में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, धन अंग, दोनों को किया। यहाँ पे देखो अपना है ए धन ए बराबर आ, तो ये जो बनेगा क्या बन जाएगा, अपना सारंग। मतलब बिल्कुल सही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वही अपनी क्या है, संधि। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो संयोग क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संयोग, है ना, कि संयोग क्या है। और आप सभी को अगर पता है तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी के 2018 में एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है, जिसमें संयोग है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्या पता वापस भी पूछा जा सकता है। तो देखो संयोग क्या होता है, संयोग के अक्षरों जैसे कि तैसे रहते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं का मतलब होता है कि जो शब्द जैसे रहता है और वो जैसे कि जैसे टूटता है वैसे कि वैसे ही वो क्या करता है, जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ जाता है वो भी यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। उसके बाद देखो, संधि विच्छेद के समय कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो इसने दो बातें कही है कि संयोग क्या करते हैं, कि संयोग में क्या होता है कि अक्षरों जैसे, अक्षर जो होते हैं जैसे कि तैसे ही रहते हैं, और वो जैसे कि तैसे तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि संधि विच्छेद के समय भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे इसमें संधि हो चाहे संधि विच्छेद हो, अगर हम संधि करें तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो आगे उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं कि किस प्रकार संयोग में टूटता है शब्द और जुड़ता है, दोनों में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मधुरता है ना, ये शब्द है, जब हमने इसको तोड़ा तो बेटा इस पे ध्यान मत देना, देखो ये है मधुर, है ना, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, मधुर धनता, क्या है, मधुर धनता। मतलब जो मधुरता शब्द है, जब हमने इसको तोड़ा तो तोड़ने पर भी क्या हो रहा है, मधुर धनता, और जब हमने इसको जोड़ा तो भी क्या शब्द बन रहा है, मधुरता। मतलब चाहे तुम इसको तोड़ो चाहे जोड़ो, दोनों का क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, और जिसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा वही है अपना क्या, संयोग। दूसरा उदाहरण देख लो, देखो सज्जनता। सज्जनता जो शब्द है, जब इसकी संधि है तब भी ये क्या है, जब इसकी क्या हो रखी है, संधि। मतलब ये शब्द जब मिला हुआ है तब भी क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जब हमने इस शब्द को तोड़ा तो तोड़ने पर क्या हुआ, ये तो आपको सभी को पता है, मैंने बताया था क्या होगा, ये संधि विच्छेद। क्या होगा, संधि विच्छेद। और जब हमने इस शब्द को तोड़ा तो तोड़ने के बाद भी क्या हो रहा है, सज्जन धनता, है ना। मतलब जैसा जुड़ा वैसा का वैसा ही टूट गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, चाहे वो जुड़े चाहे वो टूटे, तो वो अपना क्या कहलाता है, वो अपना कहलाता है संयोग। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के बारे में जितनी बेसिक बातें थी वो हमने जान ली। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकारों के बारे में। लेकिन बेटा एक बात आपको संयोग में मैं और बता देती हूँ कि देखो जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस पे एक उसी शब्द के अनुसार भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था देश प्रेम जो शब्द है ना, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो
जैसा टूटता है वैसा का वैसा ही जुड़ जाता है। वो बताओ कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है, संयोग है, और उसमें उदाहरण के रूप में ये शब्द लिखा हुआ था। और देखो जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, देश धन प्रेम, देश धन प्रेम। और जब हमने देख लो, जब इसका मेल था देश प्रेम, तब भी वो वैसा का वैसा ही था, और जब हमने इसको तोड़ा तो जैसा जुड़ा हुआ था वैसा का वैसा ही हमने इसको तोड़ा है। ठीक है, ये अपनी क्या है, संधि है, क्योंकि ये क्या है, जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, अपना संधि विच्छेद है। क्यों है, क्योंकि ये शब्द क्या है, टूटे हुए हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकारों के बारे में। तो देखो संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को ये तो बचपन से लेके अब तक क्लासरूम में बताया जाता है, और ये तो अपना कंपटीशन लेवल है, तो ये तो सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो संधि के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। और जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहला जो अपना भेद होता है वो होता है स्वर संधि, दूसरा अपना भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वो है अपना विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, तो देखो संधि के बारे में जितनी बेसिक बातें थी वो हमने जान ली। संधि के 3 भेद होते हैं उनके बारे में भी हमने जाना, लेकिन आज हम संधि के जिस भेद के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वर संधि। तो आज हम बात कर लेते हैं स्वर संधि किसे कहा जाता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेदों के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो आज ये सारी बातें हम शुरू से लेके अंत तक जानेंगे, तो क्लास से जुड़े रहिएगा, और हम बहुत ही आसान तरीके से स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। तो देखो चलते हैं अब हम आगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस क्लास में स्वर संधि के बारे में, है ना। तो देखो अब बिल्कुल ध्यान एकाग्रित कर लेना, क्योंकि संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं जितना बेसिक था। अब हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहले स्वर संधि की शुरुआत हम किससे करेंगे, स्वर संधि की परिभाषा से। तो देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में स्वर तथा दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में भी स्वर हो, तो वह क्या है, वह है अपनी स्वर संधि, है ना। परिभाषा क्या कहना चाहती है कि अगर प्रथम खंड हो और उसके अंतिम वर्ण में भी क्या हो, स्वर हो, है ना, और जो दूसरा खंड हो उसके प्रथम वर्ण में क्या हो, स्वर हो। मतलब ये कहना चाहता है कि धन से पहले भी स्वर हो और धन के बाद भी स्वर हो, वही अपनी क्या कहलाती है, स्वर संधि। क्या कहलाती है, स्वर संधि। ठीक है, यही है स्वर संधि। बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान में रखना है कि धन से पहले भी स्वर हो, धन के बाद भी स्वर हो, वही है अपनी क्या, स्वर संधि। तो देखो अब देखो, स्वर के आगे स्वर के आने पर, स्वर के आगे स्वर के आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इन्हें स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में भी हमने बात कर ली, और आसान भाषा में हमने बात कर ली। कैसे, इसने ये कहा है कि स्वर के आगे स्वर आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इन्हें ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, यही है अपनी क्या, स्वर संधि। अब हम जान लेते हैं, और देखो इसमें उदाहरण के माध्यम से भी बताया गया है कि देखो शीतोष्ण, उदाहरण के माध्यम से तो जानना जरूरी है ना, कि देखो शीतोष्ण, अब जब शीत धन उष्ण, क्या है, शीत धन उष्ण। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें स्वर संधि है। देखो शीत जो शब्द है, इस खंड के अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, तय, और तय में क्या मिला हुआ है, ए, क्या है, ए। धन उष्ण, अब उष्ण में जो है दूसरे खंड का जो पहला वर्ण है उसमें क्या है, उ,
ए धन उ, और बात क्या थी, धन से पहले स्वर हो, धन के बाद स्वर हो, वही है अपनी स्वर संधि। और जब ए धन उ को मिलाया तो अपने सामने जो शब्द आया वो कौन सा है, शीतोष्ण। और शीतोष्ण क्यों आया, क्योंकि ए धन उ के मिलने से ओ बनता है, ए धन उ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। इसलिए जो शब्द का जब मेल हुआ तो अपने सामने कौन सा शब्द आया, शीतोष्ण। उसके बाद दूसरे उदाहरण के रूप में भी हम जान लेते हैं, बेटा ये उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो गणगोइक ये शब्द है, अब इसका क्या होता है, गंगा धन ओक। तो देखो गंगा प्रथम वर्ण है, प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, गा। गा में क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है, गा में क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। उसके बाद देखो ओक, अब ये तो पता ही है दूसरा जो पद है, दूसरा जो खंड है उसका जो पहला वर्ण है वो तो आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, स्वर है। तो ये क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। और जब आ धन ओ मिला तो यहाँ पे देखो कितनी मात्रा लग रही है, 2 मात्रा, ठीक है, 2 मात्रा लग रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आ धन ओ के मिलने से औ बनता है। तो अपने सामने जो शब्द निकल के आया वो कौन सा शब्द है, गंगोक, ठीक है। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उदाहरण के माध्यम से कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं स्वर संधि के प्रकार। इसके प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। और अगर हम कहें तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर संधि के भेद, है ना। अब देखो स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 5, ठीक है। और 5 कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। यह है, देखो बेटा एक छिपा हुआ है इसके अंदर, इसमें दिख नहीं रहा है बेटा, मैं बता देती हूँ तुम्हें, रुको एक बार देख लेते हैं, आ जाए तो, हाँ आ गया, ठीक है। पहले इनको मिटाने का काम करते हैं क्योंकि इसको ऊपर करते ही यहाँ गया। अब देखो ये है स्वर संधि के 5 भेद, जो 5वां भेद हमें दिख नहीं रहा था, तो ये ध्यान रखो, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। यह है अपने किसके, यह है अपने स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है। तो बात कर ली। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर संधि जो है, स्वर संधि का जो पहला भेद है वो कौन सा है, वो है अपना दीर्घ स्वर संधि। तो हम सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से स्वर संधि का जो पहला भेद है, दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में जानेंगे। तो दिल थाम के बैठे रहिए मेरे प्यारे साथियों। वैसे दिल को थाम मत लेना, क्योंकि थाम लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि सांसें काम नहीं करेगी, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि ध्यान केवल यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी शब्द ना हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल एक छोटे भाई बहनों की तरह, बिल्कुल बच्चों को जैसे समझाया जाता है वैसे कि वैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब देखो बात कर लेते हैं हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। तो देखो 2 सवर्ण स्वरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है कि 2 सवर्ण स्वरों के क्या आने पर, पास आने के कारण उनके मेल से क्या होता है, दीर्घीकरण होता है। मतलब चाहे ह्रीश्व स्वर मिले चाहे दीर्घ स्वर मिले, है ना। ह्रीश्व और दीर्घ स्वर जब दोनों मिलते हैं तो भी उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। और जहाँ पे दीर्घ होगा, जहाँ पे स्वरों के मिलने से उसका दीर्घीकरण होगा, वही है अपनी दीर्घ स्वर संधि। और कैसे वो हम बात कर लेते हैं। अब देखो अथवा के रूप में इसकी एक परिभाषा हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने ह्रीश्व स्वरों की बात की, जब ह्रीश्व या दीर्घ ए ई उ उसी प्रकार के ह्रीश्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो ह्रीश्व स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपको कि जब क्या होता है कि जब चाहे ह्रीश्व और दीर्घ दोनों स्वर मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा, और चाहे ह्रीश्व और ह्रीश्व स्वर मिलेंगे तो भी अपना क्या होगा, दीर्घ स्वर ही
होगा। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। और अब देखो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो संधि में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा वो होते हैं नियम। अगर आपको नियम नहीं पता तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। इसलिए जो नियम मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रही हूँ वो नियम आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। और याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारना, मतलब आप सभी को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं तुम्हें समझा के पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से तुम्हें क्लास को समझना है, ताकि हमें कुछ समय के लिए किसी टॉपिक को याद नहीं रखना, हमें लंबे समय तक किसी टॉपिक को याद रखना है। और अगर हम किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टॉपिक को समझना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमेशा रट्टा जो हम मारते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना तो वो हमें आजीवन याद रहता है। तो काम ऐसा करो, भले ही टाइम लगे लेकिन काम ऐसा करो जिससे हमें लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है ना। और रट्टा ऐसी चीज़ को मारा जाता है, रट्टा ऐसी चीज़ को मारा जाता है जब मारा जाता है जब हम अब ये सोचते हैं कि यार ये समझा नहीं जाएगा, अब इसको रट्टा मार के ही काम चलेगा, तब जाके हमें क्या करना है, उस चीज़ को रट्टा मारना है, ठीक है। अब देखो दीर्घ संधि के जो नियम होते हैं, है ना, दीर्घ संधि के बेटा एक बात ध्यान में रखना, दीर्घ संधि के वैसे जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, देखो एक तो अपना होता है आ, एक अपना होता है ई, एक अपना होता है बड़ा हु, और एक अपना होता है री। री का नियम भी हम जानेंगे, लेकिन बात ये होती है कि जो री का प्रयोग हिंदी में बहुत कम किया जाता है, इसका जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है संस्कृत में, ठीक है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि के जो महत्वपूर्ण नियम माने जाते हैं वो माने जाते हैं 3 नियम, ठीक है। और 3 नियम कौन कौन से हैं, वो है आ, ई और ऊ का नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सा नियम, पहला नियम। अब देखो पहले नियम में क्या है ना, समझने की कोशिश करना जिस प्रकार मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो पहला नियम क्या है कि आ कौन कौन से स्वरों को मिलाने पर आ बनता है। तो देखो जो पहला नियम है आ का, इसमें भी 4 नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब ए और ए का मेल होगा तो भी आ बनेगा, जब ए और आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, जब आ धन ए का मेल होगा तो भी आ बनेगा, और जब आ धन आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, है ना। और कैसे बनेगा वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिया हस्ताक्षर, ये एक शब्द है, कौन सा, हस्ताक्षर एक शब्द है। और ये जो हस्ताक्षर शब्द है, जब हमने इसका क्या किया, संधि का संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ, हस्त धन अक्षर। और हस्त धन अक्षर, जब हस्त धन अक्षर हमने किया तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो तय है, और तय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ए। और अक्षर है, अक्षर में जो दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा शब्द है, और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है क्या है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी क्या है बेटा अपना, ये भी है अपना स्वर। तो जब ए धन ए मिला तो मिलके जो बना वो क्या बना, आ, ठीक है। ए धन ए मिला तो वो क्या बना, आ बना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो परमात्मा, अब देखो परमात्मा शब्द में क्या है, परम धन आत्मा, ठीक है, परम धन आत्मा। अब इसमें किसका मेल बताया जा रहा है, अब इसमें मेल बताया जा रहा है ए धन आ का। कैसे, देखो जो परम है, परम में क्या मिला हुआ है, परम में है ए मिला हुआ है, क्या, ए। और आत्मा जो शब्द है इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है, आ है, क्या है, आ। तो देखो ए धन आ जब मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। और जब परम धन आत्मा को हमने मिलाया तो अपने सामने जो शब्द निकल के आया वो कौन सा आया, परमात्मा, ठीक है। उसके बाद देखो एक बात आप सभी विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो याद रखनी है वो क्या रखनी है, देखो आज्ञा अनुपालन।
अब जो आज्ञा अनुपालन जो शब्द है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, देखो आज्ञा धन अनुपालन। अब इसमें क्या बताया गया है, अब इसमें बताया गया है आ धन ए का नियम। किसका? आ धन ए का नियम। और जब आ धन ए हम मिला रहे हैं तो अपने सामने कौन सा बना? दीर्घ ही बन रहा है, मतलब जो अपने सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? बड़ा। तो बस बात यही है, चाहे क्या हो, ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, अगर हम ह्रस्व और दीर्घ को मिलाते हैं तो भी बड़ा ही बनता है, और अगर हम दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाते हैं तो भी बड़ा ही स्वर बनता है, और अगर हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं तो भी क्या बनता है? बड़ा ही स्वर बनता है। ये बातें आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। आप देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं। आप देखो वार्तालाप, तो वार्तालाप को जब हम क्या करते हैं, वार्तालाप शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने पे क्या होता है? वार्ता धन आलाप। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आ धन आ का मेल हो रहा है ना, मतलब धन से पहले भी दीर्घ स्वर है और धन के बाद भी दीर्घ स्वर है, और जहाँ पर धन से पहले भी दीर्घ स्वर आ रहा है और धन के बाद भी दीर्घ स्वर आ रहा है तो वहाँ पे अपना कौन सा होगा? वहाँ पे भी अपना दीर्घ स्वर ही होगा, और वो क्या होगा? आ। और देखो जब वार्ता धन आलाप किया तो अपने सामने जो शब्द आया वो कौन सा है? वार्तालाप। अब देखो जो दीर्घ संधि का पहला नियम है वो हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि का जो दूसरा नियम है वो है बड़े ऊ का नियम। ठीक है, ऊ का जो नियम है ये दीर्घ संधि का दूसरा नियम है। ये बात आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो दूसरा नियम है इसमें क्या होता है? इसमें भी बेटा यही होता है जो हम पढ़ रहे हैं, बस बात है नियम अलग है, स्वर अलग है ना, और ये आप सभी को याद करने हैं। अब देखो जब छोटा ऊ और धन छोटा ऊ जब मिलता है तब भी क्या बनता है? बड़ा ऊ, और जब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलेगा तब भी जाके क्या बनेगा अपना? तब भी बनेगा बड़ा ऊ, है ना। चाहे कोई सी भी स्थिति हो, है ना, बनेगा क्या? दीर्घ। बस ये बात आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। आप देखो बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, जब हमने इसको मिलाया तब जाके भी क्या बनेगा अपना? बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे बड़ा ऊ ये भी क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ स्वर। और ये जो बड़ा है ये भी क्या है? अपना दीर्घ स्वर। और जब दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर को हमने मिलाया तो बन के जो अपने सामने आया वो क्या आया? दीर्घ स्वर। और क्या बना? बड़ा ऊ। ठीक है, ये तो हमने नियम जान लिए कि दीर्घ संधि का जो दूसरा नियम था वो आ का नियम था। आ के नियम के भी 4 नियम है कि आ किस किस प्रकार से कैसे कैसे स्वरों को मिलाने पे बनता है। अब उदाहरण के माध्यम से भी हम पूरी निश्चितता कर लेते हैं कि हाँ क्या ये बात सही है। तो देखो चलते हैं हम उदाहरणों पे। अब देखो ऊ का जो अपना नियम है इसमें क्या होता है? देखो अपने सामने एक शब्द है शुक्ति। कौन सा शब्द है? शुक्ति जो शब्द है। अब देखो जब हम इस शब्द को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। देखो बेटा एक बात और ध्यान में रखना है कि जो शुक्ति शब्द है ये क्या है? अपनी संधि है। क्या है? संधि। ठीक है, और जब इस शुक्ति शब्द को हमने तोड़ा तो तोड़ने पे ये क्या हो गया? संधि विच्छेद। क्या हुआ? संधि विच्छेद। मतलब क्या हुआ कि पहले तो शादी की और शादी करने के बाद क्या कर लिया? तलाक कर लिया। क्यों? घर घर की कहानी है। अब देखो सुधन उक्ति, ये अपना क्या हो गया? संधि विच्छेद। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपना नियम चल रहा है ना, और कैसे चलेगा वो मैं बताऊंगी। अब देखो सुधन उक्ति जब हमने किया तो सु में जो है वो क्या है? छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ। ठीक है, और उक्ति जो है इसमें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ। और जब छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिला तो अपने सामने क्या निकला? दीर्घ निकला। और दीर्घ क्या निकला? बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तो हमने ह्रस्व के माध्यम से जान लिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब एक अपना उदाहरण है सिंधु ऊर्जा, है ना, सिंधु ऊर्जा। आप देखो
इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंधु, सिंधु जो शब्द है इसमें क्या है, छोटा ऊ, क्या है, छोटा ऊ। और जो ऊर्जा शब्द है, ऊर्जा का जो ऊर्जा क्या है, दूसरा शब्द है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, बड़ा ऊ, ठीक है। और जब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिला तब जाके क्या बना, अपना बड़ा ऊ बना। और देखो इधर क्या हुआ है, इधर यही हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे सिंधु धन ऊर्जा जब हमने किया तो यहाँ पे क्या हो गई, बड़ी मात्रा हो गई, और क्या बन गया, सिंधु ऊर्जा। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है और यहाँ पे ह्रीश्व ऊ और धन ह्रीश्व बड़ा ऊ है ना, ह्रीश्व नहीं है ये दीर्घ है ना, जब ये मिले तब जाके अपने सामने सिंधु ऊर्जा शब्द बना। उसके बाद देखो भूपरी, अब ये शब्द है अपने सामने कौन सा, भूपरी। अब देखो इसमें क्या होता है, भू धन उपरी। अब देखो भू जो है इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या है, इसमें मिला हुआ है बड़ा ऊ, और जो ऊपरी शब्द है इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें अपने मिला हुआ है छोटा ऊ, है ना। और मिलके क्या बना, दीर्घ, दीर्घ क्या बना, दीर्घ ऊ बना, है ना। तो देखो भू धन ऊपरी जब हमने किया और इन दोनों शब्दों को जब हमने मिलाया तो जो शब्द अपने सामने आया वो क्या आया, भूपरी, ठीक है। अब देखो लास्ट, लास्ट क्या है, दीर्घ, कि जब दीर्घ स्वरों को भी हम मिलाते हैं तो क्या दीर्घ ही बनता है, क्या दीर्घ ही मात्रा लगती है। तो देखो हम जान लेते हैं, देखो सरयू उर्मी, आप देखो इसमें क्या है, सरयू धन उर्मी, तो इसमें क्या मिला हुआ है, बड़ा ऊ, क्या मिला हुआ है, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, और जब इसको मिलाया तो क्या बना, अपना बड़ा ऊ। देखो यहाँ पे है भी बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, है ना। तो सरयू धन उर्मी, जब इन शब्दों को हमने मिलाया तो अपने सामने जो शब्द बना वो क्या है, सरयू मी, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या है, ई का नियम हम जान लेते हैं, ये देख लो तीसरा नियम मान लो इसको, पहले ऊ का नियम जान लिया हमने, है ना। ई का नियम जानना चाहिए तो कोई बात नहीं, बात तो वही ये नियम है अपने। अब देखो ये मान लो अपना ये तीसरा नियम है ना, और तीसरा नियम कौन सा है, ई का नियम। अब देखो ई का जो नियम है इसमें क्या है, ये ध्यान में रखना है, जब छोटी ई धन छोटी ई होगा तो बड़ी ई बनेगी, जब छोटी ई धन बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई बनेगी, और जब बड़ी ई धन छोटी ई मिलेगा तब भी जाके बड़ी ई ही बनेगी, और जब बड़ी ई धन बड़ी ई मिलेगा तो भी जाके क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। और देखो ये क्या है, अपना ह्रीश्व स्वर है, ठीक है। तो मतलब क्या है, चाहे चाहे क्या हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा स्वर, है ना, चाहे छोटा स्वर मिले चाहे बड़ा स्वर मिले बनेगा तो अपना क्या, दीर्घ ही। ओके। अब देखो ई के नियम में क्या है, कविंद्र है, तो कविंद्र में क्या किया, कवि धन इंद्र, यहाँ पे क्या है, छोटी ई धन छोटी ई, तो मिलाया तो बड़ी ई बन गई, और यहाँ पे जो शब्द हो गया जो जुड़ गया वो क्या है, कविंद्र, ठीक है। उसके बाद देखो कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, छोटी ई धन बड़ी ई, और बना क्या, बड़ी ई, तो कवि धन इंद्र किया तो जो शब्द बना वो क्या हुआ, कवीस, और कवीस वी पर क्या है, बड़ी मात्रा, क्यों, क्योंकि दीर्घ बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सचिंद्र, तो क्या हुआ, सच्ची धन इंद्र, तो बड़ी ई धन छोटी ई, क्या मिला, बड़ी ई धन छोटी ई, तो क्या बना, बड़ी ई, ठीक है। तो शब्द जो अपने सामने आया वो क्या बना, सचिंद्र। उसके बाद देखो एक छिपा हुआ है उसको निकालते हैं, जरूरी है ना। अब देखो ये लो बेटा, वैसे समझा दिया है ना, इसको ऊपर नीचे किया तो ये इसी के ऊपर आ गया। अब देखो लास्ट जो अपना है शब्द, इसको भी हम जान लेते हैं, ये भी अपना नियम है तो जानना जरूरी है। अब देखो गोरीस, अब देखो गोरी धन ईस, मतलब गोरी री पे भी क्या है, बड़ी ई, और ईश इसमें भी क्या है, बड़ी ई, तो दोनों को मिलाया तो बड़ी ई बन रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गोरी धन ईस, जब इनको मिलाया तो क्या बना, गोरीस, मतलब रे पे कौन सी मात्रा, बड़ी मात्रा, क्योंकि बन क्या रहा है, दीर्घ। कंप्लीट यहाँ तक। तो
दीर्घ संधि से संबंधित हमने नियम जान लिए हैं। देखो बेटा, इनको मैं हटा देती हूँ क्योंकि जब हमने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया तो ये जो है ना वो इनके ऊपर आ गए। ठीक है, बाकी तो समझ हम चुके ही है। अब देखो आगे चलते हैं हम। अब देखो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। एक नियम तो और है ना, री का नियम है ना। री का नियम पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता भी है। तो देखो री संबंधित संधि, संधि के 3 प्रकारों में संधि का निर्धारण करती है। ठीक है, संधि के जो 3 प्रकार है उनमें जो संधि का निर्धारण करती है, संधि को जो निश्चित करती है वो है क्या, री है। अब देखो ये क्या है, धीर